अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और वेलकम भी करेंगे सुबह की सोच में। एक नए इन्वायरमेंट के साथ आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। अगर मौसम की थोड़ी सी बात करें तो मौसम भी बहुत हसीन है। कल तो सुबह में धूप थी लेकिन शाम में अचानक मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। बिल्कुल ऐसे ये मानसून का कमाल है कि सुबह मौसम कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, एक मोहल्ले में मौसम कुछ और होता है, अगले मोहल्ले में मौसम कुछ और होता है। ऐसे ही है। तो जी आज शुरू भी करेंगे मौसम से, मानसून की बारिशों के हवाले से। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो मानसून की बारिशों ने इस वक्त तबाही मचा दी है और अमवात की तादाद भी काफी ज्यादा हो चुकी है। जो इस वक्त तक रिपोर्ट हुई है वो 111 हो चुकी हैं। और पीर को जारी होने वाले अदादोशुमार यानी कि जो कल शाम को अदादोशुमार जारी हुए हैं उनमें मुल्क में जो मौसम बरसात है उसका आगाज जून के आखिर में हुआ। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से 14 जुलाई तक के अदादोशुमार में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा अमवात करंट लगने से हो चुकी हैं और उसके बाद सैलाब की वजह से अमवात हुई। और जून के आखिर में कम से कम 13 सयाह दरियाए सवाद से जो आने वाला सैलाबी रेला था, जिसकी स्टोरी भी हम कर चुके थे, आपको याद होगा, उसमें बह गए थे। और कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 111 अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें 53 बच्चे भी शामिल हैं। कैन यू इमेजिन। और सबसे ज्यादा अमवात आबादी के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुई हैं। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के शुमाली और मशरकी इलाकों में मजीद शदीद बारिशों का इंतबाह भी जारी कर दिया है। और बारिशें शहरों में सैलाब, पहाड़ी तौदे गिरने और तेज हवा की वजह से बुनियादी जो ढांचे हैं उनको भी नुकसानात हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। मौसम के हवाले से हम आगे जाके इन डिटेल सेगमेंट में बात भी करेंगे क्योंकि जो महकमा मौसमियात है उसके मुताबिक हो सकता है कि अगला एक हफ्ता भी बारिशें जारी रहें। सो इस हवाले से इन डिटेल आपको बताएंगे ताकि आपने अगर कोई अपना ट्रिप प्लान करना है, फैमिली के साथ स्पेशली प्लान करना है, तो आप उसके बाद प्लान कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि मानसून की जब बारिशें जारी हों तो आप अगर कोई ट्रिप प्लान भी करते हैं तो बाज़-औक़ात रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, लैंड स्लाइडिंग का खदशा होता है। इस हवाले से हम आगे जाके बात भी करेंगे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बरतानिया लिए चलते हैं। बरतानिया के साउथ एंड एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पे एक छोटा तैयारा है B200 जो कि टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो उस पर तमाम तर परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि रेस्क्यू टीमें और हंगामी खिदमात जाए हादसा पर मौजूद रही। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसा दोपहर 4 बजे के करीब पेश आया जब तैयारा हॉलैंड के शहर के लिए रवाना हो रहा था और गिरने के फौरन बाद आसमान पर आग का एक बड़ा गोला बुलंद हुआ जिसे दूर से देखा जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि 12 मीटर तवील तैयारे के गिरने की इत्तला पर तमाम हंगामी इदारे हरकत में आए, जबकि नज़दीकी जो गोल्फ क्लब है उसको भी बंद कर दिया गया, रग्बी क्लब को भी एहतियातन खाली करवाया गया। और हादसे के बाद साउथ एंड एयरपोर्ट के डिपार्चर की जितनी भी फ्लाइट्स थी वो मनसूख कर दी गई। ताहम आने वाली परवाजें मामूल के मुताबिक आती रही और हादसे में तमाम अफराद जो तैयारे में मौजूद थे, जिनकी तादाद 4 बताई जा रही है, उनकी अमवात की तस्दीक पुलिस ने कर दी है। तो जी वैसे तो ये 4 अमवात है, इस हवाले से भी बहुत अफसोस है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि तैयारे में ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। वरना जिस तरह से ये तैयारा तबाह हुआ है, जिस तरह से आपने ये स्टोरी बताई है, बहुत ही हैरान कुन ये मनाजिर भी देखने को हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। और जैसे अभी आपने ये स्टोरी बताई है ना, तो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। बिल्कुल। तो दरियाए कुनार की बात करते हैं जहाँ पर डूबने वाला नौजवान 18 घंटे बाद जिंदा निकल आया है, उसको जिंदा बचा लिया गया। वो क्या कहते होते हैं कि इसकी जिंदगी थी तो इस वजह से ये जिंदा भी निकला है। जिंदगी थी इसकी और ये माँ बाप की दुआएं थी इनके साथ जो वापस आ गए। और तफसीलात ये बताई जा रही हैं कि 18 घंटे बाद वो जिंदा निकल आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक नौजवान जख्मी हालत में 3 किलोमीटर दूर दरिया में एक पत्थर पर चढ़ने में कामयाब हो गया था और फिर रेस्क्यू टीम ने जख्मी नौजवान को अस्पताल भी मुंतकिल किया। रेस्क्यू जराये ये भी बता रहे हैं कि इतवार के रोज फरीदाबाद बोंजा के मकाम पर कार दरिया कुनहार में गिर गई थी और कार में सवार 3 सयाहों को बचा लिया गया था, जबकि एक नौजवान जिसको अभी बचाया गया है, जो कि अभी 18 घंटे बाद जिंदा निकले हैं, वो रह गए थे बीच में, लेकिन वो अब जिंदा बच चुके हैं। लेकिन जिंदा बच जाने वाले सयाह की एक टांग भी अनफॉर्चुनेटली टूट चुकी है। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी सयाह को तिबी इमदाद फराहम करते हुए एबटाबाद कम्प्लेक्स भी रेफर कर दिया गया। दैट इज वेरी वेरी गुड स्टोरी कि जहाँ पे एक शख्स की जान बचाई गई। लेकिन मैं यहाँ पे तमाम जो सयाह हजरात हैं उनसे हाथ जोड़ के ये उनसे अपील करता हूँ कि आप जब इस इलाकों में जाएं
तो आपने वहाँ पे जाके अपनी ड्राइविंग की स्किल्स नहीं बतानी है। वहाँ पे लोकल ड्राइवर्स होते हैं, जीप्स होती हैं, उन जीप्स को ले लीजिए, अपने पैसे ना बचाइए। चंद पैसे आप बचाते हैं, चंद रुपए आप बचाते हैं, 3-4 हज़ार रुपए आप बचाते हैं, लेकिन उस 3-4 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में अगर इस शख्स की जिंदगी ज़ाया हो जाती तो कौन उसका फिर कौन उसको पूरा कर सकता था, कौन जवाब उसका देता। लेकिन मसला ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर इसकी जिंदगी को कुछ हो जाता तो रेस्क्यू का हम बातें करते, हुकूमत को बातें सुनाते, लेकिन आपको और मुझे भी ये करना है कि हम जब कहीं जाएं गजल, तो हमें 4-5 हज़ार रुपए का वो वाला बजट भी रखना चाहिए कि जहाँ पे स्पेशली जीप वाले हैं तो वो जीप वाले आपको सेफ एंड साउंड वहाँ पे उनको ज्यादा पता है उन हिली एरियाज के हवाले से, कहाँ पे कौन सा स्पोर्ट ठीक है, कहाँ पे जाना है, किस तरह से ड्राइव करना है, क्योंकि एक आम रास्ते की ड्राइविंग और इस तरह के रास्तों की ड्राइविंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बिल्कुल ऐसे खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं रावलपिंडी के हवाले से। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल्स जो लोडर रिक्शा होता है, उसको जब मोटरसाइकिल को आप लोडर रिक्शा में तब्दील करते हैं ना, बहुत सारे मोटरसाइकिल ऐसे होते थे जो कि देसी तादाद में यहाँ पे देसी तरीके से उनको तब्दील करते थे। उनके लिए मेरे पास बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि जो मोटरसाइकिलों को लोडर रिक्शा में तब्दील करते थे उन पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकाम ने इसे ट्रैफिक और सड़कों की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया है। महकमा एक्साइज एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की गई है कि ऐसी मोटरसाइकिल जिन पर लोहे के जंगले या फिर लकड़ी के ढांचे लगाकर उन्हें माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, फौरी जब्त कर लिए जाएं। और हुकाम के मुताबिक सिर्फ फैक्ट्री से तैयार करदा लोडर रिक्शा या फिर चिंची रिक्शा ही सड़कों पर चलने के अहल होंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको वार्निंग भी दी जाएगी और ट्रांसपोर्टर्स को नए अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। ये सिर्फ रावलपिंडी के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में तो ऑलरेडी ना रिक्शा चलता है और ना ही इस तरह की गाड़ी चलती है। एग्जैक्टली, यहाँ पर नहीं चलते, लेकिन जहाँ पर चलते हैं वहाँ पर ये आपकी सेफ्टी के लिए है। और अगर अब आपकी सेफ्टी के लिए कानून बना दिया गया है, इनिशिएटिव ले लिया गया है, तो उसके ऊपर आप अमल दरामद करें। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि खुफिया तौर पर भी चला रहे होते हैं गली मोहल्लों में भी, तो उससे भी आपको ही नुकसान होगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बढ़कर बताते हैं कि अफगान टैक्सी ड्राइवरों ने गर्मी से बचने के लिए एक अनोखा हल निकाल लिया है। वो क्या है, क्योंकि गर्मी में जिस तरह की विजुअल्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि लाहौरी कूलर उन्होंने गाड़ियों के ऊपर लगवा दिए। वो आप देख रहे होंगे इस वक्त जो स्क्रीन पर चल रही है फुटेज, जिसने इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करा ली है। और कंधार में अफगान टैक्सी ड्राइवरों ने गर्मी से बचने के लिए खुद साख्ता तौर पर एयर कूलर्स बना लिए हैं, जिसकी मदद से वो मुसाफिरों को झुलसा देने वाली गर्मी में अब ठंडक फराहम कर रहे हैं। और टैक्सी ड्राइवर गुल मोहम्मद ने खबर रसां एजेंसी को बताया कि टैक्सियों पर नजर आने वाली ये जो मुनफरिद चीज़ आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली एयर कूलर है जो एसी से बेहतर काम करता है। और ये कूलर सारी गाड़ी में हवा फैलाता है, मुसाफिरों को भी, ड्राइवर को भी। और इसमें सिर्फ दिन में 2 बार पानी भरना पड़ता है और ये पूरी गाड़ी को ऐसे ठंडा कर देता है जैसे कि आप फ्रिज में बैठे हो। दरअसल जब लोगों ने अफगानिस्तान के गर्म तरीन शहर कंधार में टैक्सियों को देखा तो उनकी छतों पर आप ये कहें कि बिल्कुल इस तरह से चबरने वाले बैरल और फिर एग्जॉस्ट लगे हुए थे, उसकी ट्यूब्स लगी हुई थी, तो वो हैरान रह गए। और ये हाथ से बने एयर कूलर हैं जिन्हें टैक्सी ड्राइवरों ने गर्मी को शिकस्त देने के लिए कुछ साख्ता बनाया ताकि सबको रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ऐसे ये हमारे पठान भाई हैं जो कि बिल्कुल पड़ोसी मुल्क से, और खान भाइयों के क्या कहने हैं, ये कुछ ना कुछ नई चीज़ें ईजाद कर लेते हैं। और इस तरह की चीज़ यकीनी तौर पे जिस कंपनी ने ये कार बनाई होगी ना, वो देख के हैरान जरूर होंगे कि हमें ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हम बाहर ही यूनिट लगा देते हैं इंस्टेड के इसका एसी। मेरा ख्याल है कि एसी इन गाड़ियों में होता है, लेकिन वो ठीक करवाने से बेहतर ये है उन्होंने समझा कि हम अपना देसी तरीका, पानी भरना पड़ता है, क्या इसमें खर्चा है इनका, हम अपना देसी तरीका आजमाएं। क्योंकि एसी में थोड़ा सा आपकी एवरेज पेट्रोल की कम होती है। आप अगर नॉर्मली आपकी एवरेज 15-20 है तो एसी में वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, तो इस वजह से भी उन्होंने फैसला किया होगा। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और अब आलूदगी के हवाले से बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन की। चीन में हाल ही में शोर की आलूदगी को कम करने के लिए एक अनोखा और दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर नस्ब किया गया है। चीनी हुकाम की जानिब से ये इकदाम दुनिया भर में माहौलियाती इंजीनियरिंग की एक मिसाल बन चुका है। ये इन्फ्लेटेबल दरअसल एक बड़ा हवा से भरा हुआ रबड़ या फिर पीवीसी का बना हुआ पर्दा या दीवार है जो इमारतों के गिर्द तामीराती साइट्स पर नस्ब किया जाता है। इसका मकसद शोर को बाहर जाने से रोकना, गर्दो गुबार को कंट्रोल करना और इर्द गिर्द के रिहायशी इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये इन्फ्लेटेबल बैरियर चीन के बड़े शहरों में, ख़ास तौर पर बीजिंग, शंघाई की बात की जाए, इस तरह के जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे तामीराती शोर से मकामी आबादी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। ये हल्के मगर मजबूत मवाद से बना हुआ होता है ताकि आसानी से
इसको नस्ब भी कर लिया जाए और हटाया भी जाए। और इसमें बाज़ औकात इको फॉर्म या फिर शोर जब्त करने वाला मवाद भी शामिल किया जाता है। इसकी लंबाई कई 100 मीटर है और ऊंचाई कई मंजिलों तक हो सकती है। एक मंसूबे में इस्तेमाल होने वाले बैरियर एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था, जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लेटेबल साउंड बैरियर बना दिया। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने ये स्टोरी को एक्सप्लेन करके बताया है, तो खैर अब कुछ रहता नहीं है मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूं। आगे आपको मैं इटली लिए चलती हूं, जहां पर एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हुई है जानिक सिनर्स की, जो मैं आपको जिस हवाले से बताती हूँ कि जो एक बहुत ही इटली के मायनाज टेनिस स्टार हैं। विंबलडन का फाइनल उन्होंने पहली बार जीत कर टाइटल अपने नाम कर लिया और डिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। और फाइनल में उन्होंने 3-1 से कामयाबी हासिल की है। डिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपने टाइटल के दिफा में वो नाकाम रहे हैं और जानिक सिनर ने पहला जो सेट है उसको हारने के बाद लगातार 3 सेट्स जीते और फिर पहला विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। और लंदन में खेले जाने वाले साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टाइटल में उन्होंने कार्लोस अल्कारेज के दरमियान ये दिलचस्प मुकाबला हुआ और अल्कारेज ने पहले सेट में उम्दा सर्विस और ग्राउंड शॉट से जो है जिस तरह से उन्होंने परेशान किया और पहले सेट में उन्होंने 4-6 से फतह हासिल की। उसके बाद खेल पर उनकी गिरफ्त भी मजबूत हो गई और जिस तरह से उन्होंने धूल चटाई अपने ओपोनेंट को, अपने हरीफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और तालवी टेनिस स्टार जानिक सिनर ने विंबलडन में 2025 जीतकर तकरीबन $4.09 मिलियन या 3 मिलियन पाउंड की इनामी रकम भी अपने नाम कर ली है। बिल्कुल ऐसी है। अगर यानिक सिनर की बात की जाए तो इनकी उम्र 23 साल है और ये हाल ही में ग्रैंड स्लैम तो बहुत सारे जीत चुके हैं, लेकिन अब इस तरह का इवेंट जीतना, इतना पॉपुलर इवेंट जीतना, ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी समझी जा रही है। और ये समझा जा रहा है कि जिस तरह टेनिस स्टार हमने देखा है, पहले नोवाक जोकोविच थे, उससे पहले रॉजर फेडरर थे, तो अब ये भी कुछ अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले राफेल नडाल भी थे। इसी तरह होता है कि 4-5 साल बाद कोई ना कोई नया स्टार आ जाता है और वो फिर शोहरत की बुलंदियों में भी पहुंचता है और अपने खेल से अपनी पहचान भी बनाता है। ये 23 साल की उम्र में ज़्यादा पहचान भी बना चुके हैं। खवातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।